नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने एनसीईआरटी क्लास 8 की जो हिंदी की वसंत भाग 3 पुस्तक है उसका अध्याय नंबर 2 जो है लाख की चूड़ियाँ, ये आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। लाख की चूड़ियाँ जो कहानी है, इसके कहानीकार जो हैं वो हैं कामतानाथ जी। कामतानाथ जी ने इस कहानी के माध्यम से मशीनों के बढ़ते प्रभाव को प्रदर्शित किया गया है, क्योंकि आज का जो युग है वो मशीनीकरण का युग बन चुका है। मशीनों के अत्यधिक प्रयोग के कारण लोगों में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोग जो काम हाथों से करते थे वही काम अब मशीनों के द्वारा होने लगा, जिससे बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई। तो शुरू करते हैं कहानी लाख की चूड़ियाँ। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। तो जो लेखक हैं कामतानाथ जी, वो कहते हैं कि उस जो गांव की वो बात कर रहे हैं, उस गांव में बदलू नाम का जो व्यक्ति था वही लेखक को सबसे अच्छा लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। क्यों अच्छा लगता था? क्योंकि वो उस लेखक को लाख की सुंदर सुंदर गोलियां बनाकर देता था। तो वो जो बदलू था उसका क्या था कि वो लाख का काम करता था। लाख तो एक तो वो होते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, वो तो लाख अलग है। और ये लाख जो है ये क्या है, इससे चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। तो ये तो पदार्थ है, ये संख्या का बोध कराता है। तो इस पदार्थ को गर्म करके पिघलाया जाता है और उसको मनसा रूप दिया जाता है। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव था। चाव क्या होता है? शौक होता है कि लेखक जो है जैसे छुट्टियां होती वो अपने मामा के गांव चला जाता था। यही था कि जब मैं वहाँ से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियाँ होती थी। तो लेखक के ननिहाल में ये बदलू नाम का जो व्यक्ति था ये लाख की चूड़ियाँ बनाता था। रंग बिरंगी गोलियाँ जो होती थी वो किसी भी बच्चे का मन मोह लेती थी। मन मोह लेना मतलब सभी को अपनी ओर आकर्षित वो कर लेती थी। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, क्योंकि जो ननिहाल का है तो वो क्या लगा, उसका रिश्ते में मामा लगा। तो लेखक कहते हैं कि मुझे उनको बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उनको बदलू मामा नहीं कहकर बदलू काका कहकर पुकारता था। तो वो उसको बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहकर लेखक उसको पुकारता था। जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे कि बच्चों की तो ये आदत होती है कि वो किसी और के मुंह से जैसा सुनते हैं वैसा ही वो उच्चारित करते हैं। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना हुआ था, कि ऊंचे टीले पर उसका मकान बना हुआ था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था। सहन मतलब आंगन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा हुआ था। तो इस चित्र में आपने देखा होगा जो वृक्ष था वो किसका था? नीम का था। उसी के नीचे, उस नीम के नीचे बैठकर उसी क्या है, उसी सर्वनाम है। सर्वनाम क्यों कौन होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं। तो उसी जो है ये संज्ञा के स्थान पर आया। संज्ञा का क्या था? नीम। तो नीम का पेड़ जो संज्ञा था उसके स्थान पर यह आया है। इस नीम के पेड़ के नीचे बैठकर बदलू अपने लाख का काम किया करता था, और बगल में ही भट्टी दहकती रहती थी जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। सलाख क्या होती है? सलाख होती है एक प्रकार की छड़। पास में 4-6 विभिन्न प्रकार की
बेलनुमा मुंगेरियाँ रखी रहती थी, जो आगे से कुछ पतली होती और पीछे से मोटी होती थी। उनमें वो क्या करता था, चूड़ियों की साइज निर्धारित करता था। लाख की चूड़ी का आकार देखकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बना देता था, और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता था। बाद में वो उस पर रंग भी भरता था। बदलू का यह कार्य सदा के लिए एक मचिए पर बैठकर किया जाता था। मचिया क्या होता है? मचिया होता है माचा, किसको बोलते हैं? चारपाई या खाट को माचा बोलते हैं। तो चारपाई या खाट जो होती है तो वो तो होता है बड़ा रूप, और खाट से छोटा जो होता है सेम खाट के जैसा ही बनावट में उसी के अनुसार है, उसके चार पाए हैं, उसको मचिया कहा जाता है। उस पर बैठकर वो काम किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में उसका एक हुक्का रखा रहता था, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता था। गांव में मेरा दोपहर का समय ज़्यादातर बदलू काका के पास बीतता था। वह मुझे लल्ला कहा करते थे। लेखक तो बदलू को बदलू काका कहता था, और जो बदलू था वो लेखक को लल्ला कहकर पुकारता था, और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता था। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज की वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता था। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण मतलब कुछ समय चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। तो उस बेलन को किसकी उपमा दी गई है, किसके समान बताया गया है? नववधू की, जो अभी अभी ब्याही हुई स्त्री हो या लड़की हो। बदलू जो था वो मनिहार था। मनिहार क्या करता है? लाख का काम करता है। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक शौक था। पैतृक क्या होता है? जो उसके बाप दादा जो काम करते थे, जो पुरखे उसके काम करते थे, वही काम वो कर रहा था। पैसा मतलब व्यवसाय था, और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत क्या होती है? खपत होती है मांग की। उसकी चूड़ियाँ इतनी सुंदर थी कि उसकी मांग बहुत ज़्यादा थी। जैसे वो चूड़ियाँ बनाता लोग तुरंत ले जाते थे, बहुत ही ज़्यादा थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ ही पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ बनवा कर ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता नहीं था। कि और तो क्या होता है, लोग पैसों के कारण व्यवसाय करते हैं, मगर बदलू जो था वो पैसों के बदले में चूड़ियाँ नहीं बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका रहता था। वस्तु विनिमय क्या होता है? एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना। कि जो बदलू मनियार था उसके पास लाख की चूड़ियाँ थी, तो वो अपनी चूड़ियाँ देता, और बदले में उस बदलू के पास जो चीज़ नहीं थी वो उस खरीदार से वो मांग लेता था। वो पैसे ना लेकर वस्तुएं ही लेता था। तो वो होता है वस्तु विनिमय। और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव में बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते हुए नहीं देखा था। शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह जैसे शुभ अवसर पर वह उनसे सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ये और होता है कि विवाह के अवसर पर वो सामने वाले से बहुत कुछ मांग कर देता था। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर वो बिगड़ गया था, मतलब वो रूठ गया था, और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। मतलब ऐसे नहीं कि लोहे लगा दिए तब वो माना, कि उसको मनाने के लिए बहुत उसकी खातिर उसका आदर करना पड़ा। फिर अंत में जाकर वो बहुत मुश्किल से माने थे।
विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते थे, ढेरों अनाज मिलता था, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती थी और रुपए जो मिलते थे वो अलग। तो बदले में विवाह के अवसर पर उनको ये चीज़ मिलती थी। फिर क्या था, यदि संसार में बदलू को किसी बात की चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। कांच की जो चूड़ियाँ थी उनसे वह चिढ़ता था, चिढ़ थी, वो उसको बहुत बुरा लगता था। यदि किसी स्त्री के हाथों में बदलू कांच की चूड़ियाँ देख लेता था तो वह अंदर ही अंदर कूद उठता था, मतलब वो उसमें खीज उत्पन्न हो जाती थी। और कभी कभी तो 2-4 बातें ही वह उसको सुना देता जो कांच की चूड़ियाँ पहने हुए थी। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में वो पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में वो मुझसे पूछ लेता था। मैं उसे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ ही पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, क्या कहता बदलू, कि शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है, वहाँ तो औरतें अपने मर्द का मतलब अपने पति का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती थी, और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो उनके कलाइयों में मोच आ सकती है, वो इतना वजन सहन नहीं कर पाती। तो ये तर्क किसने दिया, ये तर्क दिया बदलू मनिहार ने। किसको दिया, ये लेखक को दिया। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता था। खातिर मतलब आदर। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता था। तो ये लेखक बता रहा, परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण मुझे अच्छा लगता था वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 लाख की गोलियां बना देता था। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी, बहुधा मतलब ज़्यादातर, अपने मामा के यहाँ चला जाता था और 1-आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता था। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो जाती है, और एक लंबी अवधि मतलब कुछ बड़े समय बाद मैं अपने मामा के गांव न जा सका, कि लंबे समय तक वो नहीं जा सका। लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी, कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसकी रुचि बदलती जाती है। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान ही नहीं आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां जो है वो कांच की चूड़ियाँ पहने हुए थी। तो लेखक देखता कि सभी स्त्रियों के हाथों में कांच की चूड़ियाँ खनक रही थी, किसी भी स्त्री के हाथ में लाख की चूड़ियाँ नहीं थी। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियाँ देखी थी। विरले मतलब कुछ गिने चुने, बहुत कम। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आ गया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी जो लड़की है वो आंगन में फिसल कर गिर पड़ी, और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई थी और उससे खून बहने लगा था। मेरे मामा उस समय घर पर नहीं थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी थी। तभी सहसा मतलब अचानक मुझे बदलू का ध्यान हुआ, और मैंने सोचा कि उनसे मिल के आऊँ। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उनके घर चला गया था। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर बैठा हुआ था। खाट चारपाई। नमस्ते बदलू काका, मैंने उनको कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गई, परंतु उन्होंने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारते रहे, मतलब
वो मेरी ओर देखते रहे। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। कि मैं जनार्दन हूँ काका, आपके पास से ही बचपन में गोलियां बनाकर ले जाता था। इस प्रकार लेखक ने अपना परिचय बदलू मनिहार को दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। स्मृति मतलब याद, कि वो अपने दिमाग को पीछे घुमाकर ले जा रहा था और पीछे की बातें वो याद करने की कोशिश कर रहा था। तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। कि जैसे ही उन्होंने पुरानी यादें ताज़ा की तब उनको याद आ गया ये तो लल्ला है। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए ये उत्तर बदलू काका को दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, मतलब नजरें दौड़ाई। न तो मुझे उनकी मचिया ही नजर आई और न ही वो भट्टी जिस पर वो लाख पिघलाया करते थे। तो लेखक ने पूछ लिया कि आजकल काम नहीं करते हो क्या काका? तो बदलू काका ने कहा, नहीं लला, काम तो कई सालों पहले ही मैंने बंद कर दिया था। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब ना, गांव गांव में कांच की चूड़ियों का प्रसार हो चुका है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, आज का जो युग है वो मशीनी युग है लल्ला। आजकल सब काम मशीनों से होने लगा है, खेत भी मशीनों से जोते जाते हैं। फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वो लाख की चूड़ियों में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, ये लेखक ने बदलू काका को कहा। क्योंकि उसने देख लिया था कि उसके मामा की लड़की के जो चोट आई थी वो कांच की चूड़ियों के कारण आई थी। नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वो देर तक खांसते रहे। कौन? बदलू काका। लेखक को लगा कि उसे दमा है। दमा एक प्रकार की सांस की बीमारी होती है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर भी ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। तो ये सारे बुढ़ापे के लक्षण होते हैं। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली। भांप लेना मतलब अनुमान लगा लेना। और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से मेरे को ये खांसी थोड़ी थोड़ी आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। तो ये बदलू काका ने लेखक को बताया। मैं चुप रहा। मुझे लगा कि उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। व्यथा होता है पीड़ा। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीनी युग ने कितने मजदूरों के हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। फिर उसने पूछा कि आम की फसल अब कैसी है काका? तो उन्होंने बताया। कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए उनसे पूछ लिया उनकी आम की फसलों के बारे में। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दे दिया। कि तुरंत ही उन्होंने उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो। रज्जो जो है वो उसकी बेटी का नाम है। लल्ला के लिए आम तो लेके आओ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला। मुखातिब मतलब बात करने वाले की ओर मुँह करके बोलना। कि माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना मैं भूल चुका था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं मैंने। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुझको, ये बदलू काका ने कहा। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछ लिया। गाय कहाँ लल्ला, 2 साल हुए बेच दी।
कहाँ से खिलाता उसको, उसके खिलाने के लिए चारा भूसा भी नहीं था। इतने में रज्जो जो उसकी बेटी थी अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम ले आई थी। ये तो बहुत हैं काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा मैं, ये लेखक ने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़े। शहरी ठहरे न, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इससे 4 गुने मतलब 4 गुने आम एक बखत में खा जाता था। बखत मतलब एक समय में इनको खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। तो ये लेखक ने कहा कि आपकी बात कुछ और है, मैं इतने आम नहीं खा सकता। अच्छा बेटी, लल्ला को 2 4 5 आम छांट कर दो, कि अच्छे अच्छे मीठे मीठे आम छांट कर इनको दे दो। सिंदूरी वाले देना, कि जो सिंदूरी हैं वो आम इनको देना है। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4 5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। अंजुली मतलब जो दोनों हाथों की हथेलियाँ होती हैं जिसको, तो उसमें लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी मतलब बहुत ही सुंदर लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली, दृष्टि मतलब नज़र, और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा मैंने बनाया था जो मेरी बेटी ने पहना है। जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर मैंने ये बनाई थी। 10 आने पैसे मुझको वो दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ, कि मुझे वो 10 आने पैसे दे रहे थे, मैं पैसों के बदले चूड़ियाँ नहीं बेचना चाहता था। तो उनको मैंने जवाब दे दिया कि आप जाकर शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात वहाँ से चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार नहीं मानी थी। उसका जो व्यक्तित्व है वो कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। तो इस प्रकार ये कहानी यहाँ समाप्त हो चुकी है। तो इस कहानी से जो क्वेश्चन आए हैं, ये क्वेश्चन आप आराम से इस कहानी को पढ़कर इनको सॉल्व कर सकते हो। ये संज्ञा दे रखी है। संज्ञा क्या होता है, किसी का नाम ही क्या होता है, संज्ञा होता है। तो इस बदलू कहानी में बदलू क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो संज्ञा जो होती है वो 3 होती है। व्यक्तिवाचक जिसमें व्यक्ति विशेष का बोध हो, तो इसमें किस किस के नाम आए हैं, लल्ला जो लेखक है, रज्जो जो मनिहार, बदलू मनिहार की बेटी है, आम, कांच, गाय और बदलू, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा जो किसी समूह का बोध कराती हो वो जातिवाचक संज्ञा होती है। चरित्र, स्वभाव, वजन, आकार, ये जातिवाचक संज्ञाएं हैं। फिर भाववाचक संज्ञा जो हमें महसूस होती हो, कि जिसको हम छू नहीं सकते, भावों से ही उसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता, तो ये सभी भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। इस प्रकार पाठ के 3 संज्ञाएं चुनकर आपको लिखनी है। व्यक्तिवाचक में व्यक्ति का बोध कराते हो, वो विशेष हो मतलब वो एक ही हो, और जातिवाचक में वो समूह का बोध कराती हो मतलब पूरे समूह का। भाववाचक में वो सिर्फ महसूस हो और दिखाई नहीं दे, वो भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे सुंदर तो दिखाई देता मगर सुंदरता दिखाई नहीं देती।